Hi, good evening students. How are you all? Today again we are facing some Wi-Fi network and all issues. So I am again sending you the video of today's lecture. We have started with chapter number 9, Force and Laws of Motion. Yesterday we have seen up to the first law of motion, in which it is nothing but the law of inertia. The body will remain in rest and it will remain in motion unless and until the external force is applied and it will change the state of the object. That means a object or a body has the power to resist the change. उसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दिए थे. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द टॉपिक इनर्शिया एंड मास. अभी समझना इनर्शिया मतलब क्या. इनर्शिया इज द पावर टू रेजिस्ट. इट इज द, लिखते जाना ये, power to resist the change. It is nothing but the power to resist the change. It is called as inertia. Law of inertia भी बोलते हैं, जैसे वही है. अभी इसका इनर्शिया, और हम लोग ने कल भी इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल देखे कि अगर कोई रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, मैं उसको फोर्स करूँगा तो तुरंत ही मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे मूव करना लगता है. बराबर है. अभी गाड़ी खड़ी है, उसको धक्का मारो तो इनिशियली उसको बहुत टाइम लगेगा, और एक बार रोल होगा तो फिर वो आगे बढ़ना चालू होती है. तो उतने टाइम तक वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है चेंज को. समझ में आया. अगर कोई, कल भी एक एग्जांपल दिया था, ये डस्टर को मैंने यहाँ पे रखा है, अनलेस अनटिल यहाँ से किसी को कोई उठाएगा नहीं तब तक ये डस्टर अपनी जगह पे ही रहेगा. ये क्या किया, उसने अपने चेंज को, स्टेट को मेंटेन किया, मतलब रेजिस्ट किया कि वो स्टेट ऑफ जो चेंज ना करे, उसका जो स्टेट है वो चेंज ना करे. फैन चालू है अपने घर पे, जो फैन चल रहा है वो 5 की स्पीड पे चल रहा है, 5 की स्पीड पे ही चलता रहेगा अनलेस अनटिल अगर अपन उसको स्लो करेंगे या बंद करेंगे या उसका स्पीड कम ज़्यादा करेंगे, रेजिस्ट करेगा. बराबर है. अगर पंखा 5 की स्पीड पे चल रहा है और मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तुरंत रेस्ट पे आता है क्या, नहीं आता. वो घूमता रहता है एकदम, फिर स्लो होके फिर बंद होता है. तो उसने क्या किया, जो मोशन में था वो मोशन में ही रहा, फिर स्पीड कम हो गई और वो रेस्ट पे आ गया. एंड दिस ऑल एग्जाम्पल मीन्स दिस इज, क्या करेगा, ये बॉडी रेजिस्ट करता है चेंज को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. अभी इसके साथ मास का क्या रिलेशन है वो देखते हैं. सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मास और इनर्शिया का क्या रिलेशन है वो समझने के लिए. फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, इजीली जाएगा, दूर जाएगा, जितना भी जा सकता है. वही वॉल्यूम का पत्थर रखो, वही मास का वही वॉल्यूम का पत्थर रखो, या मास ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रखा लेकिन पत्थर रखो, स्टोन रखो और उसको किक मारो, जाएगा क्यों उतना दूर, नहीं जाएगा, अपना पैर टूट जाएगा. बराबर है. अभी दोनों में फ़र्क क्या था, एक का मास कम था, एक का मास ज़्यादा था. जिसका मास कम था वो दूर गया, जिसका मास ज़्यादा था शायद वो हिला भी नहीं. समझ में आ रहा है. एक खाली बॉक्स है उसको पुश करो और एक फुल भरा हुआ बॉक्स है उसको पुश करो, कौन सा बॉक्स इजीली चेंज होगा या कौन सा बॉक्स को इजीली धक्का मारेंगे. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा कि खाली बॉक्स जो है वो इजीली मूव हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल, अभी ये दोनों एग्जांपल में आप चीज़ एक नोट करोगे तो कॉमन है मास. मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा, फटाफट चेंज हो जाएगा, रेजिस्ट कम करेगा. मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, रेजिस्ट ज़्यादा करेगा. बराबर है. अभी एक सिंपल सा बात बताओ. एक पतला लड़का है और एक मोटा लड़का है, दोनों को ज़मीन पे बिठा दिया और उनको बोला कि अभी खड़े हो, तो कौन सा लड़का जल्दी खड़ा होगा, तो जिसका मास कम होगा. कौन सा लड़का ज़्यादा टाइम लगा खड़ा होने में, मोटे लड़के को, क्योंकि उसको ज़्यादा इनर्शिया है, ज़्यादा टाइम लगाएगा. क्लियर है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बताते हैं कि इनर्शिया और मास का रिलेशन है. तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज़्यादा वो अपने स्टेट को चेंज होने का रेजिस्ट करेगा, और जितना कम मास होगा उतना वो जल्दी अपने स्टेट को चेंज करेगा. समझ में आ रहा है बात. ओके, इसके अंदर लिखो आप, सिंपल सा कंसेप्ट है. इसके अंदर लिखो, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखना है आपको. इनर्शिया
is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest the mass, next line में लिखो, the mass of an object is measure of its inertia, is a measure of its inertia. चलो इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, ये आपको आ जाएगा. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. कितनी बार बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ वो आपको काउंट करके बताना है, लिखना है आंसर में बस. थर्ड, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच. क्या होगा इसमें, सोच के अच्छे से आंसर देना. वाई आपको जो आंसर समझ में आएगा वो लिखो, राइट या रॉन्ग मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा. आपको ये लिख के मुझे भेजना है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन when a moving bus breaks to a stop and fall backwards when it's accelerate from rest. ये कल डिस्कस किया अपन ने, इनर्शिया का कंसेप्ट है. ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है. 4 क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 118. पेज नंबर 118 होमवर्क टेक्सचुअल क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी आर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया था. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी समझना ध्यान से. उसके लिए 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं. बराबर है. एक टेबल टेनिस का बॉल लेता हूँ, टेबल टेनिस का बॉल, और टेबल टेनिस का बॉल मैं ऐसा फेंक के मारता हूँ. क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा या नहीं भी लगेगा, क्योंकि उसका जो मास मैं फेंकूंगा, मेरी स्पीड इधर से फेंकूंगा तो उसका मास और स्पीड दोनों कम है तो लगेगा ज़्यादा नहीं. लेकिन उतने ही स्पीड से अगर मैं क्रिकेट का बॉल, सीजन बॉल, लेदर बॉल अगर फेंकूंगा तो क्या होगा, लगेगा या खून भी निकल सकता है. ठीक है, टीटी बॉल वर्सेस क्रिकेट बॉल. ठीक है, बराबर है. अभी एक बात समझना, ये हो गया टीटी बॉल फेंका, क्रिकेट बॉल फेंका, ज़्यादा कौन सा लगेगा, क्रिकेट बॉल लगेगा. हाँ, सेम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो भी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है. तो मास और वेलोसिटी जब मिल जाएंगे तब अपने को जो इफेक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंटम. और एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बुलॉक कार्ट चालू करने को, मतलब अगर मैं बुलॉक कार्ट को चालू करता हूँ इनिशियली और ट्रेन को चालू करता हूँ, कौन सा जल्दी चालू होगा, कौन सा जल्दी होगा. ऑब्वियसली बुलॉक कार्ट, क्योंकि बहुत छोटा रहता है. ट्रेन बहुत बड़ा रहता है, उसका मास भी ज़्यादा रहता है. तो ट्रेन को चालू होने को में टाइम, मतलब स्पीड पकड़ने को टाइम लगेगा, बुलॉक कार्ट फटाफट स्पीड पकड़ेगी. एक खड़ा हुआ ट्रक है, ट्रक एट रेस्ट. इससे अपने को कुछ नुकसान नहीं होगा. अपन आदमी मैं जाके टकरा गया, खड़ा हुआ ट्रक है और मैं जाके टकरा गया, मैं मरेगा नहीं, मुझे थोड़ा सा लगेगा. लेकिन वही ट्रक जब मूविंग है
Moving truck can kill a person. बराबर है. अभी यहाँ पे सिर्फ इसका मास होता है और यहाँ पे जब मूव करता है तो मास भी है और वेलोसिटी भी है. बराबर है. समझ में आ रहा है बात. बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है. और एक मैंने सबसे पहले भी डिस्कस किया था. अगर एक मैं छोटा सा पत्थर अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से किसी के ऊपर फेंकूंगा तो उसको शायद इतना नहीं लगेगा, लेकिन वही पत्थर अगर मैं 20th फ्लोर से 20वें फ्लोर से जाके नीचे फेंकूंगा तो उसको बहुत लगेगा. इसका खून निकल सकता है क्योंकि उसका मास तो सेम ही है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट आता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, एंड दिस इज नथिंग बट द velocity. This is denoted by P m into V, and this is nothing but the second law of motion. समझ में आ रहा है. लिखते जाओ, ये लिखते जाओ. नेक्स्ट लिखो, मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मोमेंटम के पास क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब उसका मास भी है और डायरेक्शन भी, क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो होगा ही. बिना डायरेक्शन का वेलोसिटी कुछ काम का नहीं है. उसी के बाद लिखो, नंबर एरो मार के लिखता हूँ. मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बराबर. the SI unit of momentum, SI unit of momentum is किलोग्राम kg मीटर पर सेकेंड. मास का क्या होता है? kg. वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. kg मीटर पर सेकेंड. सिंपल. ठीक है. अब इसके अंदर एग्जांपल देके रखे कि सिंपल सा, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन इन विच अ कार विथ अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव इट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड which is sufficient to start the engine. If one or two person give a sudden push, that is unbalanced force, to it, it's hardly start. But a continuous push over some time result in the gradual acceleration of the car of the speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed. टाइम के ऊपर डिपेंड करता है. हाँ, उसके बाद उसका एग्जाम्पल. अभी इसका मतलब समझना क्या होगा कि गाड़ी बंद पड़ गया, आपका बैटरी डाउन हो गया, बैटरी पूरा डेड हो गया. बहुत टाइम तक अगर आप गाड़ी यूज़ नहीं करोगे, अभी लॉकडाउन है, आपने अपना बाइक या कार 40 दिनों से चालू ही नहीं किया है, वैसे का वैसा पार्किंग में पड़ा है, तो अभी चालू होने का मुश्किल, क्योंकि उसका जो बैटरी है वो डाउन हो गया रहेगा. तो उसको क्या करना पड़ेगा? धक्का मार के चालू करना पड़ेगा. तो एक बार आप धक्का मार के चालू करोगे तो होगा नहीं. सडन पुश, सडन अनबैलेंस फोर्स, दो लोग आगे गाड़ी को थोड़ा धक्का मार के चले जाएंगे तो गाड़ी चालू नहीं होगा. लेकिन कंटिन्यूस पुश, कंटिन्यूस धक्का मारते रहोगे, गाड़ी को एक्सेलरेट होता रहेगा तो गाड़ी चालू हो जाएगा. तो इससे क्या पता चलता है कि मोमेंटम तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कितने टाइम तक फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइम. तो ज़्यादा टाइम तक अगर हम कंटिन्यूस फोर्स लगाते जाएंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ टाइम एट विच द फोर्स इज अप्लाइड. क्लियर. अब इसका स्टेटमेंट लिखो. राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the second law of motion states that the rate of change of momentum
of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force फिर से लिखो, क्या लिखा है पढ़ो. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. ये याद करना पड़ेगा आपको. यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. गाड़ी को अगर मैं आगे धक्का मारूंगा तो गाड़ी आगे ही जाएगा. बॉक्स को अगर मैं आगे पुश करूंगा तो वही डायरेक्शन में पुश होगा, क्योंकि मैंने उसका वेलोसिटी चेंज किया है. Momentum, mass into velocity, the product of mass into velocity will become momentum. So if I applied unbalanced force, momentum उसको मिलता रहेगा. आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को फास्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पेडलिंग करना पड़ेगा. तो आप ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो ये ज़्यादा स्पीड में जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा. मास तो साइकिल का ही, आपने वेलोसिटी दिया. अगर आप साइकिल को जाके ठोक देते हो किसी को तो उसको लगेगा. जितना ज़्यादा फास्ट साइकिल होगा उतना ज़्यादा स्पीड से साइकिल जाएगा और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उतना ज़्यादा टक्कर होगा. बता, साइकिल एकदम स्लो है और जाके किसी को ठोका तो कुछ नहीं होगा, सॉरी बोल के निकल जाओ. लेकिन अगर ज़्यादा ज़ोर से साइकिल होगा, किसी को ठोका तो सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा. फिर क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं. सो मूविंग अहेड, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब इसके लिए अपन एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट है जो इसका इनिशियल, उसका मास m है, मास m है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. ये तो डायग्राम बना लो. यहाँ से इसका इनिशियल पोजीशन ये मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी मूविंग. और मैंने उसको फोर्स लगाया और वो और आगे स्पीड गेन किया और बी पॉइंट से बी पॉइंट तक की तरफ बढ़ रहा है. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u. इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u. फिर मैंने उसको फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ ही जाएगा ना. धक्का मारा और वो चल रहा था, मैंने धक्का मारा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा. या उसको मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा. तो उसका फाइनल वेलोसिटी हम लोग कंसिडर करते हैं v. उसने जो टाइम लगाया वो टाइम को हम लेते हैं t. बराबर. तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. नाउ चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं लेता हूँ P1, इसको मैं लेता हूँ P2. अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है सो यू राइट P1 इज इक्वल टू m इंटू यू, P2 m इंटू v. नाउ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to P2 minus P1. So this is nothing but m into v minus m into u, m common, v minus u. Now rate of change of, with respect to time, rate of change of momentum is directly proportional to m into v minus u upon t. v minus u upon t यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, देखो क्लियर आएगा. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. हो गया. अभी यहाँ पे आ जाओ. अभी एक प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देंगे तो क्या लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. नाउ दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. सो अगर मैं इक्वल टू डालूंगा तो k आ जाएगा और ये इसकी जगह पे मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन. अब k का वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड करेंगे. इफ k इज इक्वल टू 1 देन फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. वो डायलॉग है ना दीवार पिक्चर का, आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा. दीवार पिक्चर
वो बोलता है आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, ये इतना सब प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो शशि कपूर बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो यहाँ पे देखो फोर्स के पास क्या है? फोर्स के पास माँ है, बराबर है, याद रखना। फोर्स के पास क्या है? तो फोर्स के पास माँ है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? m इंटू ए, वेर m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u, उसको मैं कांस्टेंट फोर्स लगा के उसका वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ, वेलोसिटी चेंज हो गया, u से हो गया v, so I have taken this as a initial velocity, this is final velocity and this is time t. Now we can say initial momentum p1 is equal to m into u, final momentum p2 is equal to m into v, change in momentum is directly proportional to p2 minus p1, that is mv minus mu, दोनों में से m को कॉमन निकाल दिया, that is v minus u. Now we can say rate of change of momentum is directly proportional to divide by time, क्योंकि रेट जब निकालोगे तो टाइम के ऊपर बात आता है, कितना जल्दी कोई काम करोगे, तो जितना जल्दी करोगे टाइम उतना रेट तेरा कम हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे एक्सेलरेशन लिखा, ये इक्वल टू का साइन लगाया तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। प्रैक्टिकली इसका वैल्यू k लेते, k का वैल्यू 1 लेते हैं, तो क्या बचेगा? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू e। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? आज के लिए इतना, आगे के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर कल 6:15 बजे आगे बढ़ेंगे। होमवर्क आप मुझे पोस्ट करो, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, सी यू।